तो सबसे पहले ध्यान रखना, मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, फिर उसके बाद में चारों आंसर बताऊंगा, फिर उसके बाद में आपको उसका समझ के आंसर देना है, और फिर उसके बाद में मैं राइट आंसर जो आपको बताऊंगा उससे क्या करना है, मिलान करना है। हमेशा पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसके बाद में चारों ऑप्शन को देखना है, फिर उसके बाद में क्या देना है मित्रों, आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, सरदार पहला क्वेश्चन क्या है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी नर्मदा, और ऑप्शन डी कौन सा है, कृष्णा। बताओ मित्रों। तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी के ऊपर है, नर्मदा नदी के ऊपर। ये सरदार सरोवर जो परियोजना है मित्रों, कहाँ, गुजरात में। कहाँ है, गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। और ये सरदार सरोवर परियोजना है, तो इस परियोजना से कितने राज्य लाभान्वित है, 4 राज्य लाभान्वित है। कितने राज्य, 4 राज्य लाभान्वित है। किससे मित्रों, सरदार सरोवर परियोजना से। वो 4 राज्य कौन कौन से, एक तो मित्रों आपका मध्य प्रदेश, कौन सा प्रदेश है, मध्य प्रदेश, और दूसरा कौन सा है मित्रों, महाराष्ट्र। कौन सा है, महाराष्ट्र। एक तो मध्य प्रदेश और दूसरा कौन सा है, महाराष्ट्र, और कौन सा है, तीसरा कौन सा है, राजस्थान। कौन सा है, राजस्थान, और चौथा कौन सा मित्रों, गुजरात। कौन सा है, गुजरात। तो परियोजना का नाम क्या है, सरदार परियोजना है कहाँ, गुजरात में। नदी कौन सी, नर्मदा, और किस बांध से चला गया, तो उस बांध का नाम क्या है, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध, और सरदार सरोवर बांध है कहाँ, गुजरात में। जो मित्रों ध्यान रखना, ये भारत का सबसे बड़ा जो कंक्रीट निर्मित बांध है वो कौन सा है, सरदार सरोवर बांध है। फिर अगला क्वेश्चन है, बग बिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी झेलम, और ऑप्शन डी चिनाब। तो बताओ मित्रों। तो बग बिहार जो परियोजना, इसकी स्थापना चिनाब नदी के ऊपर की जा रही है। और तो ये बग बिहार जो परियोजना है कहां पर, तो ये जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर है। किस राज्य में, जम्मू कश्मीर। नदी कौन सी है, चिनाब नदी है। चिनाब नदी है मित्र, ध्यान रखना, सिंधु की सहायक नदी है। फिर नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो बताओ मित्रों, नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इस राज्य का नाम क्या है, हिमाचल प्रदेश। और ये नाथपा झाकरी मित्रों ध्यान, सतलज नदी पर स्थापित है। कौन सी नदी है, सतलज नदी पर है। कौन सी नदी पर है, सतलज नदी पर है। कौन सी मित्रों, नाथपा झाकरी परियोजना। फिर उसके बाद में क्या भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी चेरापूंजी, ऑप्शन सी मानेसरा, और ऑप्शन डी शिमला। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा मित्रों, मानेसराम है। कहाँ, मेघालय के अंदर। कहाँ है, मेघालय। ये भारत का नहीं, विश्व में का भी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। कौन सा, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भी क्या बताओगे, मानेसराम है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, और स्थान कौन सा है, मानेसराम है। कहाँ, मेघालय के अंदर है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? ऑप्शन ए केरल राज्य, ऑप्शन बी तमिलनाडु राज्य, ऑप्शन सी बंगाल राज्य, और ऑप्शन डी ओडिशा राज्य में। तो किस राज्य के अंदर होती है, तमिलनाडु राज्य के अंदर होती है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी देहरादून में, ऑप्शन सी नागपुर में, और ऑप्शन डी भोपाल में। तो बताओ, भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ, देहरादून में। अब मित्रों ध्यान रखना, ये भारतीय वन संरक्षण विभाग प्रत्येक 2 साल बाद वन रिपोर्ट जारी करता है। कितने साल बाद, प्रत्येक 2 वर्षों बाद। प्रत्येक 2 वर्षों बाद
क्या करता है मित्रों? वन रिपोर्ट जारी करता है। कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? वन रिपोर्ट जारी करता है। कौन करता है? भारतीय वन संरक्षण विभाग देहरादून करता है। भारत में सर्वाधिक वनों की संख्या कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर है। कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर। फिर इसके बाद में देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में स्थित? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी मिजोरम। बताओ मित्रों, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में? तो देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है मित्रों? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में मित्रों ध्यान रखना सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। इसको इसलिए क्या बोलते हैं? टाइगर स्टेट। क्या बोलते हैं? टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट किसको बोलते हैं? मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश के अंदर मित्रों ध्यान रखना। फिर इसके बाद भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी ओडिशा। बताओ। तो भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य के अंदर है? पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर है। अब पूछ ले कि सुंदर वन सर्वाधिक किस राज्य में? तो भी पश्चिम बंगाल। सुंदर वन भी सर्वाधिक कहाँ है? पश्चिम बंगाल के अंदर है। ये मित्रों मैंग्रोव वनस्पति है, ये ज्यादातर गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है उसके अंदर पाई जाती है। फिर उसके बाद में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी ओडिशा। बताओ जवानों। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अब देखो भारत के अंदर राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 105। भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान, भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान, और भारत के अंदर कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं मित्रों? 105। कितने? 105। अब जानना प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है मित्रों? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा मित्रों? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है मित्रों। फिर उसके बाद में अगला सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है मित्रों? राजस्थान के अंदर स्थित है। ये सरिस्का मित्रों, सरिस्का आपके ध्यान है मित्रों साइबेरियन सारस वगैरह के लिए क्या है मित्रों? प्रसिद्ध है। फिर गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, वह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी क्या मित्रों? असम। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? हाँ, तो इसका सही आंसर क्या होगा? गुजरात। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है और किस राज्य के अंदर है? गुजरात। और गुजरात के अंदर मित्रों एक और है कच्छ का अभ्यारण्य। कौन सा है? कच्छ का अभ्यारण्य। और कच्छ का अभ्यारण्य भी क्या है? अभ्यारण्य। और कच्छ का अभ्यारण्य कहाँ है मित्रों? ये भी गुजरात के अंदर। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये मित्रों ध्यान रखना गद्दों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ध्यान रखना गद्दों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा है? कच्छ का अभ्यारण्य। अगला है नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी ओडिशा और ऑप्शन डी मिजोरम। तो कौन है? ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामदफा, ये ध्यान रखना भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित, अधिक ऊंचाई पर स्थित अभ्यारण्य, और अभ्यारण्य कौन सा मित्रों? नामदफा है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। अब मित्रों भारत के अंदर सर्वाधिक जो राष्ट्रीय, भारत के अंदर सर्वाधिक अभ्यारण्य, सर्वाधिक
अभ्यारण्य। सर्वाधिक अभ्यारण्य कहाँ है मित्रों? अंडमान निकोबार में। कहाँ है? अंडमान निकोबार में। सर्वाधिक अभ्यारण्य वाला कौन सा है राज्य या केंद्र शासित प्रदेश? अंडमान निकोबार। और संख्या कितनी है मित्रों? ध्यान रखना 94 अभ्यारण्य कहाँ है? अंडमान निकोबार के अंदर। फिर कान्हा नेशनल पार्क कहाँ से? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी तमिलनाडु। बताओ मित्रों। तो कान्हा किस लिए कहा है? मध्य प्रदेश के अंदर है। एक और है मित्रों जो शेरों के लिए प्रसिद्ध है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है मित्रों? ये भी कहाँ है? आपके एमपी के अंदर है। कहाँ है? एमपी के लिए। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों? जाना सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है मित्रों। किसके लिए प्रसिद्ध है? सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद में एक और है मित्रों, ध्यान रखना, काजीरंगा। कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है मित्रों? असम में। कहाँ है? असम में। और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गैंडे के लिए। फिर उसके बाद में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भरतपुर में। वो किसके लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद पेरियाई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी तेलंगाना। बताओ मित्रों। तो पेरियाई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? केरल का। कहाँ है? केरल का। और सबसे प्रसिद्ध है मित्र, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में नागार्जुन राष्ट्रीय उद्यान। नागार्जुन राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ मित्रों? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ये मित्रों ध्यान रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? नागार्जुन। है कहां पर? आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी का निर्माण होता है। ऑप्शन ए काली, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी और ऑप्शन डी लेटेराइट मृदा या मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कौन सी मिट्टी है मित्रों? काली मिट्टी। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी इन सभी में। काली मृदा जो किसकी फसल के लिए उपयुक्त है? कपास की फसल के लिए उपयुक्त है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। फिर लेटेराइट मिट्टी का प्रधान है, सर्वाधिक लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए मालाबार तट में, ऑप्शन बी कोरोमंडल तट में, ऑप्शन सी बुंदेलखंड में और ऑप्शन डी बघेलखंड में। अब देखो इन सभी में पाई जा सकती है, लेकिन ये पूछा गया कि सर्वाधिक विस्तार या सर्वाधिक जो प्रधान क्षेत्र है वो कौन सा है, तो उसके आपको यहाँ पर आंसर बताने। तो बताओ जवानों, लेटेराइट मिट्टी का प्रधान क्षेत्र कौन सा है? इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? मालाबार तट। फिर और धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? ऑप्शन ए लेटेराइट मृदा, ऑप्शन बी लाल मृदा, ऑप्शन सी जलोढ़ और ऑप्शन डी काली मृदा। तो धान की खेती के लिए कौन सी? जलोढ़ मृदा। अब जलोढ़ मृदा मित्रों ध्यान रखना, ये नदीय क्षेत्रों में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? नदियों के आसपास या नदियों के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी। नदियों के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है मित्रों? मिट्टी कौन सी है? जलोढ़। ये जलोढ़ मिट्टी मित्रों जानना सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। फिर उसके बाद लेटेराइट मृदा, ये मित्रों जानना मसालों के लिए। किसके लिए? मसालों व काजू के लिए सबसे जो उपयुक्त जो मृदा है वो कौन सी मृदा है? लेटेराइट मृदा है। कौन सी मृदा है मित्रों? लेटेराइट मृदा। तो लेटेराइट मृदा है। फिर इसे लाल मृदा, ये मक्का की फसल के लिए। किसके लिए? मक्का की फसल के लिए। काली मृदा किसकी फसल के लिए उपयुक्त है? कपास की फसल के लिए। किसकी फसल के लिए? कपास की मृदा। तो धान की खेती या चावल की खेती के लिए कौन सी उपयुक्त है? जलोढ़ मृदा। निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। बताओ मित्रों, निम्नलिखित में किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? तो कौन सा है? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन,
नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी जूट और ऑप्शन डी गेहूं। नकदी फसल या व्यापारिक फसल में निम्नलिखित में से कौन सी फसल शामिल नहीं? तो नकदी फसल में सम्मिलित कौन सी फसल नहीं है? गन्ना, कपास, जूट, गेहूं। तो कौन सी है? गेहूं। गेहूं क्योंकि कौन सी फसल है? खाद्यान्न फसल है। कौन सी है? खाद्यान्न। खाद्यान्न फसल के अंदर आती है कौन सी आती है? गेहूं। फिर इसके बाद में गेहूं, गेहूं के अलावा कौन सा? चावल। चावल भी कैसी फसल है? खाद्यान्न फसल है। फिर उसके बाद बाजरा, तो बाजरा भी कैसी है? खाद्यान्न फसल है। फिर उसके बाद में जवार, जवार की कैसी है? खाद्यान्न फसल है। फिर उसके बाद मक्का, तो मक्का भी कैसी फसल है? खाद्यान्न फसल है। तो ये सारी की सारी फसलें किस श्रेणी में आती है? खाद्यान्न फसलों की श्रेणी के अंदर आती है, इसलिए ये नकदी फसल नहीं। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर निकलती है ऑप्शन ए भाखड़ा बांध से, ऑप्शन बी हरीके बांध से, ऑप्शन सी पोग बांध से और ऑप्शन डी उकाई बांध से। तो बताओ इंदिरा गांधी नहर निकलती है तो ये कहां से निकलती है? हरीके बैराज बांध से निकलती है। और हरीके बैराज बांध कहां बनाया हुआ है? ये मित्रों जानना सतलज व व्यास नदी के संगम पर, सतलज व व्यास नदी के संगम पर, व्यास नदी के संगम पर कौन सा बांध बनाया हुआ है? हरीके बैराज बांध बनाया हुआ है, जहां से भारत की सबसे लंबी इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। और इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित जो राज्य है वो कौन सा है? राजस्थान। कौन सा है? सर्वाधिक लाभान्वित राज्य कौन सा है? राजस्थान। फिर निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी बाजरा और ऑप्शन डी क्या है? सरसों। बताओ। हाँ, तो इसके सही आंसर क्या है? नहीं है। तो बाजरा, क्योंकि बाजरा कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। कैसी है? खरीफ की। अब रबी और खरीफ दोनों में क्या अंतर है? खरीफ, खरीफ की फसल की जो बुआई होती है मित्रों वो कब होती है आपके? वो होती है जून जुलाई में। कब होती है? जून जुलाई में। खरीफ की फसल की बुआई कब होती है? जून जुलाई में। अब ध्यान रखना, इस खरीफ की फसल है इसकी जो कटाई होती है, काटने का समय होता है, वो कटाई कब होती है इसकी? अक्टूबर नवंबर में। कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। इसकी कटाई कब होती है मित्रों? अक्टूबर नवंबर में। और रबी की फसल है, इस रबी की फसल की जो बुआई होती है वो कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। और कटाई कब होती है इसकी? कटाई होती है मार्च अप्रैल के अंदर होती है। कौन सी फसल की? रबी। रबी की फसल को जब बोते तो उसमें जो होती है क्या होती है? सर्दी होती है। और खरीफ की फसल है वो गर्मी के मौसम में। रबी की फसल है जो ज्यादातर फसल है लगभग किसके ऊपर है? सिंचाई के ऊपर निर्भर है। और खरीफ की फसल है वो किसके ऊपर निर्भर है? ज्यादातर लगभग 90% किसके ऊपर निर्भर है? बरसात के ऊपर निर्भर है। अब बाजरा के अलावा खरीफ की फसल कौन कौन सी है? चावल। चावल कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है मित्रों, ध्यान रखना। फिर इसके बाद में तिलहन, तिलहन किसके आपके अंदर आता है? खरीफ के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? खरीफ के अंदर आता है। फिर इसके बाद में कपास, कपास भी इसके अंदर आता है मित्रों, खरीफ के अंदर आता है। फिर इसके बाद में चावल, तिलहन, कपास। फिर इसके बाद में अगली अपन बात करें सोयाबीन, सोयाबीन भी किसके अंदर आता है मित्रों? खरीफ की फसल के अंदर आता है। फिर भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी पंजाब। तो बताओ भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य। तो भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा? पश्चिम बंगाल। अब ध्यान रखना, भारत के अंदर सर्वाधिक जो खाद्यान्न फसल है, लोग जो खाने में उपयोग लेते हैं वो किसका लेते हैं? चावल का। किसका लेते हैं? चावल का। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? ऑप्शन ए गेहूं व चावल की फसल के लिए, ऑप्शन बी ज्वार व तिलहन की फसल के लिए, ऑप्शन सी गेहूं आलू के लिए और ऑप्शन डी चाय व कॉफी के लिए। तो हरित क्रांति की सर्वाधिक किस मामले में सफल है? गेहूं व
चावल की फसल के उत्पादन में क्या हुआ, सर्वाधिक वृद्धि हुई। अब ध्यान रखना असफल, असफल किस मामले में हुई, असफल हुई मित्रों ध्यान रखना चना की फसल में, किसी फसल में, चना। हरित क्रांति जब भारत के अंदर शुरू की गई तो सर्वाधिक जो फायदा हुआ वो किन से राज्यों को हुआ, पंजाब और हरियाणा राज्य को। फिर भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, ऑप्शन ए नॉर्मन अरेस्ट को, बी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, ऑप्शन सी जे.एस. थॉमसन को, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये बताओ भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहते हैं। तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसको बोलते हैं, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। फिर इसके बाद में भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। बताओ मित्रों। सोयाबीन सर्वाधिक कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में। बाजरा, बाजरा सर्वाधिक कहाँ होता है, राजस्थान में। फिर इसके बाद में गेहूं, गेहूं सर्वाधिक कहाँ होता है, यूपी में। फिर इसके बाद में गन्ना, गन्ना सर्वाधिक कहाँ होता है, यूपी के अंदर। कहाँ होता है, यूपी के अंदर होता है मित्रों। फिर इसके बाद में प्याज, प्याज सर्वाधिक कहाँ होते हैं, प्याज, प्याज सर्वाधिक कहाँ होते हैं, महाराष्ट्र के अंदर होते। फिर काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। बताओ काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो कौन सा है, केरल राज्य। फिर भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादक कौन सा राज्य, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन ब राजस्थान, स मध्य प्रदेश और द महाराष्ट्र। बताओ भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो कौन सा राज्य करता है मित्रों, मध्य प्रदेश। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा, ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी ओडिशा। बताओ मित्रों जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है। जूट सर्वाधिक कौन सा था, पश्चिम बंगाल के अंदर। कहा होता है, पश्चिम बंगाल। फिर इसके बाद में कभी वो आप पूछ सकते हैं नारियल, नारियल उत्पादन में सबसे प्रथम देश है, सॉरी प्रथम राज्य कौन सा, तमिलनाडु। कौन सा है, तमिलनाडु। नारियल में कौन सा मित्रों, तमिलनाडु। फिर इसके बाद फल की यहाँ पर बात करें नहीं हुई है तो पपीता और केला, पपीता और केला के लिए प्रमुख जो प्रदेश है वो कौन सा है, गुजरात। कौन सा है, गुजरात। पपीता और केला के लिए कौन सा मित्रों, गुजरात है। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। नीली क्रांति किससे संबंधित, ऑप्शन ए पर्यावरण से, ऑप्शन बी कृषि से, ऑप्शन सी मत्स्य से, ऑप्शन डी नदियों की सफाई से। बताओ नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है मित्रों, नीली क्रांति है आपके मत्स्य उत्पादन से। फिर उसके बाद में गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति, और गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो गुलाबी क्रांति मित्रों आपके संबंधित है वो है झींगा मछली उत्पादन के लिए। किसके, झींगा मछली। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है मित्रों, झींगा मछली। फिर इसके बाद में और क्रांति है गोल क्रांति। कौन सी क्रांति है, गोल क्रांति। और गोल क्रांति का संबंध किससे है मित्रों, आलू से। किससे है, आलू से। किससे है, आलू से। फिर इसके बाद में पीली क्रांति, कौन सी क्रांति है, पीली क्रांति। और पीली क्रांति का संबंध किससे है मित्रों, तिलहन उत्पादन से। किससे है, तिलहन उत्पादन। पीली क्रांति का संबंध किससे है मित्रों, तिलहन उत्पादन से। फिर भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वी कुरियन, फिर श्री एस एम राव, सी श्री एस के भारदास, सी मोरारजी देसाई। वीएन वर्गीन कुरियन श्वेत क्रांति के जनक। श्वेत क्रांति का संबंध किससे, इसका संबंध है दूध उत्पादन। श्वेत का अर्थ क्या होता है मित्रों, दूध। तो श्वेत क्रांति के जनक होते डॉक्टर वी कुरियन। फिर इसके बाद इससे संबंधित एक रजत क्रांति। तो रजत क्रांति का संबंध किससे मित्रों, अंडा। किससे है, अंडा उत्पादन से। फिर इसके बाद में लाल क्रांति, कौन सी क्रांति है, लाल क्रांति। लाल क्रांति का संबंध किससे है, टमाटर व मांस। टमाटर व
मांस उत्पादन से संबंधित है। फिर इसके बाद में अमृत क्रांति, तो नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। कौन सी? अमृत क्रांति। फिर इसके बाद में निम्नलिखित में कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन A चावल, ऑप्शन B गेहूं, ऑप्शन C गन्ना और ऑप्शन D कपास। तो इसमें से खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? गेहूं। खरीफ की और कौन कौन सी फसलें है? एक तो गेहूं, एक कौन सा है? सरसों। सरसों किसकी फसल है? आपकी रबी की फसल है। किसकी फसल है? रबी की। गेहूं भी किसकी है? रबी की फसल है। तो ये रबी की फसलें है, मुख्य रूप से इनका ध्यान रखना। तो गेहूं, सरसों, फिर इसके बाद में जीरा। जीरा किसकी फसल है? रबी की फसल है मित्रों, ध्यान रखना। फिर इसके बाद में जो भी किसकी फसल है? रबी की फसल है, ये खरीफ की फसल नहीं है। तो ये सारी फसलें किसके अंदर आती है? रबी की फसलों के अंदर आती है। इन फसलों को क्या बोलते हैं अपन? उनालू। और खरीफ की फसल को क्या बोलते हैं? सियालू। रबी को क्या बोलते हैं? उनालू, क्योंकि इसकी कटाई होती है तब क्या होती है? गर्मी। और खरीफ की फसल की कटाई होती है तब क्या होता है? सर्दी। तो उसको क्या बोलते हैं? सियालू। उल्टा मामला है। फिर रेशा फसलें कौन कौन सी है निम्नलिखित में? ऑप्शन ए जूट, गन्ना, अलसी, ऑप्शन बी कपास, मक्का, तंबाकू, ऑप्शन सी कपास, सन, जूट, डी सन, कपास और मक्का। तो बताओ मित्रों। तो रेशा फसलें कौन कौन सी? कपास, जूट व सन। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी पंजाब। तो बताओ मित्रों कहां होता है? तो भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? केरल राज्य में। केसर की सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन होती है। ऑप्शन पूर्वोत्तर पहाड़ियों में, ऑप्शन बी कश्मीर में, ऑप्शन सी केरल में और ऑप्शन डी गोवा में। तो कश्मीर की सबसे अधिक मात्रा में उत्पन्न कहां होती है? कश्मीर में। और सेव भी भारत के अंदर सर्वाधिक कहां होती है? कश्मीर में होती है। कहां होती है? कश्मीर में होती है। सेव और केसर दोनों अग्र। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। बताओ मित्रों। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र कहां स्थित है? गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। अगला दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना स्थित है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में झेलम नदी पर, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर। बताओ मित्रों। तो जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के ऊपर स्थित है। फिर भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है। ऑप्शन ए मालवा का पठार, ऑप्शन बी दक्कन का पठार, ऑप्शन सी लद्दाख का पठार, ऑप्शन डी छोटा नागपुर का पठार। खनिज पदार्थों का भंडार। तो कौन सा है? छोटा नागपुर पठार है। कहां? झारखंड में। कहां है? झारखंड में। अब इसी छोटा नागपुर पठार को भारत का क्या बोलते हैं? रूर प्रदेश। क्या बोलते हैं? रूर। भारत का रूर प्रदेश। और भारत का रूर प्रदेश किसको बोलते हैं? छोटे नागपुर के पठार को बोलते हैं। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ओडिशा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। भारत में सर्वाधिक लोहा, तो वर्तमान में भारत में सर्वाधिक लोहा कहां उत्पन्न होता है? ओडिशा राज्य के अंदर होता है। फिर इसके बाद भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट का एक प्रमुख खान है। झारखंड में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी ओडिशा और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो कहां पर है? ओडिशा राज्य के अंदर। फिर जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहां उपलब्ध है? ऑप्शन बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी राजस्थान। तो जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहां स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। कोलार सरवण खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश।
कोलार सौरण खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ है? कर्नाटक में। ये कोलार और एक और है कोलार व हट्टी की खाने, कोलार व हट्टी की खाने, हट्टी की खाने, और ये दोनों कहाँ है मित्रों? आपके कर्नाटक में। फिर आंध्र प्रदेश की अपन बात करें तो गोलकुंडा खान, गोलकुंडा खान कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और इसी गोलकुंडा खान से कोहिनूर हीरा निकाला गया था, वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर है। मुंबई हाई किससे संबंधित है? ऑप्शन ए इस्पात से, ऑप्शन बी पेट्रोलियम से, ऑप्शन सी मकबरा से, ऑप्शन बी डी जूट से। मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो मुंबई हाई का संबंध किससे है? पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित। फिर इसके बाद में सिंह भूमि झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। सिंह भूमि झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए? तांबा उत्पादन के लिए। फिर खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी उरक। तो खेतड़ी किसके लिए? तांबे उत्पादन के लिए भारत के अंदर मित्रों प्रसिद्ध है खेतड़ी झंझनू। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए पेट्रोलियम, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन डी कोयला। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? अंकलेश्वर पेट्रोलियम के लिए। अंकलेश्वर है कहाँ? गुजरात राज्य के अंदर। किस राज्य के अंदर है? गुजरात राज्य के अंदर है, जो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से, रूस के सहयोग से, संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से, और डी कौन सा है? जर्मनी के सहयोग से। अगला क्वेश्चन, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी किस देश के सहयोग से हुई थी? जर्मनी के सहयोग से। ये राउरकेला स्थापना है कहाँ? उड़ीसा के अंदर है। कहाँ है मित्रों? उड़ीसा के अंदर है। अगला, भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? शिपित नहीं है, यहाँ पर होगा स्थापित किया गया। किस देश की? ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जर्मनी। तो भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? तो ये रूस के। अब भिलाई है कहाँ? तो ये भी क्वेश्चन कई बार बनाता है। भिलाई कहाँ मित्रों? छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। फिर इसके बाद में एक और है बोकारो। बोकारो भी रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। और बोकारो कहाँ है मित्रों? झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। और किस देश के सहयोग से? तो सहयोग किस देश का था? सहयोग था मित्रों आपके रूस का। कैसा? रूस का। फिर इसके बाद में एक और है दुर्गापुर संयंत्र। और दुर्गापुर संयंत्र है कहाँ? बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और किस देश के सहयोग से? तो सहयोग किस देश से? ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था। तो ये से चार है। एक तो है पहला पढ़ लिया आपने, राउरकेला उड़ीसा के अंदर जर्मनी के सहयोग से, भिलाई छत्तीसगढ़ रूस के सहयोग से, बोकारो झारखंड रूस के सहयोग से, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल ब्रिटेन के सहयोग से। ये पिछली रेलवे भर्ती के अंदर सवाल आया था। भारत में प्रथम उरक संयंत्र 1906 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी सिंदरी, ऑप्शन सी रानीपेट, ऑप्शन डी पोरबंदर। भारत में प्रथम उरक संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो कहाँ किया गया था? रानीपेट के अंदर स्थापित किया गया। नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है? ऑप्शन ए मशीनरी उद्योग, ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग, ऑप्शन सी चीनी उद्योग, ऑप्शन डी अखबारी कागज उद्योग। तो नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ये यहाँ पर आज के वीडियो आपके यहीं पर खत्म करते हैं। कल अपन अगले क्यूज के बारे में बात करेंगे।